बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 11 हिंदी का जो कि गद्य का प्रथम पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने लिखा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का अध्याय 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसके टोटली अभ्यास प्रश्न को हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको दिखाएंगे और आपको बहुत ही बारीकी से समझाते हुए एक एक प्रश्नों के उत्तर को हम समझते हुए लिखते चलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये नोट्स अच्छे से मिल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। तो अभ्यास प्रश्न का गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ सबसे पहले हम रीड करेंगे, इसे समझेंगे कि इसमें करना क्या है, कहता क्या है कवि यानी लेखक, और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर को देंगे, ठीक है। तो कहना चाहते हैं लेखक कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो एक रेलगाड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं उसी प्रकार से हमारे इस देश के लोग हैं, ठीक है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से गाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सारी गाड़ी जो अच्छी बड़ी महसूल की इस ट्रेन में लगी होती हैं, यानी कई सीटें होती हैं जिसमें हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और स्लीपर ऐसे सब जो कहते हैं वो सारे अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। उसी प्रकार से हम देश के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर अच्छे हैं, कुछ लोग बड़े हैं जैसे कि ट्रेन में होते हैं, और पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती, यानी कि ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती। उसी प्रकार से ये जो हिंदुस्तान है वो लोगों के बिना नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। जैसे कि जिस प्रकार किसी ट्रेन के इंजन के सहारे ट्रेन चलती है, उसी प्रकार से हम हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला कोई होना चाहिए ताकि ये ट्रेन की भांति भी हमारा ये देश चल सके, यानी कि इसके लिए भी कोई एक इंजन हमें चाहिए, ठीक है। इनसे इतना कह दीजिए, ठीक है, इन लोगों से इतना कह दीजिए। लेखक कहते हैं कि का चुप साधी रहा बलवाना, यानी कि का चुप साधी रहा बलवाना का अर्थ है कि हमारे भारतवासी के लोग किसी कार्य को करने में सक्षम तो होते हैं परंतु बिना किसी मार्गदर्शन किए वह चुप्पी साधी बैठे होते हैं। यानी कि हमारे लोग जो हैं भारतवासी वो कई प्रकार की चीज़ें करना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन वो एक सहारा ढूंढते हैं कि अगर कोई इसको गाइडलाइन करे तो हम इस रास्ते पे अच्छे से चल सकें, ठीक है। लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, यही लेखक कहते हैं। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। अब देखिए जो हनुमान जी हैं तो जामवंत के हिसाब से उनकी जो टीचिंग लाइन हुई, यानी कि उन्हें जो समझाया गया वो अपने बल को याद करते थे। उसी प्रकार से 100 बल को याद दिलवाएं, यानी कि जो और सारे जो बल हैं भारतवासियों के लिए उसको गाइडलाइन करने के लिए कोई लोग चाहिए जो इस देश को चला सके। यही लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी को बल का याद दिलाने के लिए किसी ने सहायता की, जिस प्रकार ट्रेन चलाने के लिए इंजन की सहायता होती है, उसी प्रकार हम भारतवासियों को भारत के लिए कुछ करने के लिए क्या चाहिए, एक सहारा चाहिए, यानी कि एक ऐसा लोग चाहिए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से चल सके, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही सिर्फ कह रहे हैं लेखक कि किस प्रकार से हमारे देश के लोग, हिंदुस्तानी लोग आगे चल सकते हैं अगर उन्हें कोई चलाने वाला मिल जाए तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके एक एक प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है भारत नववर्षोन्नति
कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका हेडिंग करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे हमारे हिंदुस्तानी डॉटेड याद दिलावे। तो कक्षा 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभ्यास प्रश्न अध्याय 1 जो कि है गद्यांश से। ठीक है, तो हेडिंग है पहला हमारे हिंदुस्तानी डॉटेड याद दिलावे। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको इसी प्रकार से भी एग्जाम में भी लिखना होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसका कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो चलिए हम इसको व्याख्या के तौर पे अपनी भाषा में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका। तो इसको हम हेडिंग के तौर पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के लोग रेलगाड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं परंतु वह बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही हमारे भारतवासी भी बिना किसी नेता के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ का उत्तर। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न कहना चाहता है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। उत्तर लिखेंगे। लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के समान सदृश बताया है। ठीक है, ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का आंसर्स। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि अगला प्रश्न है चौथा, का चुप साधी रहा बलवाना। इस कथन का से लेखक क्या आशय करते हैं। तो ये कथन यहाँ पे लेखक ने बोला है क्या चुप साधी रहा बलवाना। तो जैसे मैंने आपको समझाया उसी को हम सेम इसका आशय स्पष्ट करेंगे। उत्तर लिखेंगे। का चुप साधी रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का आशय यह है कि हमारे भारतवासी लोग किसी कार्य को करने में सक्षम तो होते हैं परंतु बिना किसी मार्गदर्शन के लिए वह चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। उत्तर है कि लेखक ने हनुमान जी को बल का प्रतीक बताया है। तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का पांचों प्रश्न के उत्तर। अब हम चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पे, यानी ख नंबर। तो ख पैराग्राफ कह रहा है कि हम नहीं समझते हैं कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था। लेखक कहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि, यानी कि लोग नहीं समझते हैं कि इनको लज्जा भी क्यों नहीं आती कि उस समय, जब उस समय की बात हो रही है जब इनके पुरखों यानी कि पुराने पूर्वजों के पास कुछ भी सामान नहीं था। तो अब इन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि ये जो इस काल में जी रहे हैं इन्हीं के पुराने पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं रहता था। तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रस्त आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। यानी कि वो जो आजकल के लोग हैं उनके पीढ़ी के पास पिछले कुछ पीढ़ियों में सामान भी नहीं था। तब उन लोगों ने, ठीक है, वो पीढ़ी पुराने वाले पुरखों के लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर, यानी कि मिट्टी की कुटिया बनाई पत्तों से ढकी हुई, उसमें बैठ कर के बांस की नालियों से जो ताराग्रस्त, यानी कि बांस की जो नालियां होती हैं उससे कोई ताराग्रस्त आदि भेद करके, यानी कि उसको पार करके उनकी गति लिखी है। यानी कि वहाँ से उनकी भेद करके ताराग्रस्त करके तोड़ करके उनकी गति का वर्णन लिखा गया है। वह ऐसी ठीक है
वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विरासत में जो दूरबीन बनी है, यानी कि वह ऐसे ही ठीक है क्योंकि 16 लाख रुपए के लागत में विलायत की 2 जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों के वेद करके भी हम गति ठीक, वो भी वही गति ठीक आती है। यानी कि उस दूरबीन से ग्रहों के भेद को देखा जा सकता है और उसकी गति ठीक से आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति, ठीक है, उस समय जब दूरबीन से ग्रहों को देखा जाता था और आज के इस काल में लोगों को अंग्रेजों विद्या के और जनता को उन्नति, लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार है। उस समय दूरबीन से सिर्फ ग्रहों को देखने के लिए 16 लाख रुपए की लागत लगती थी, वहाँ आज के इस ज़माने में लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति के लिए लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार किए गए हैं। तब हम लोगों ने नीरी चुंगी के कतवार, ठीक है, तब हम लोगों ने नीरी चुंगी के कतवार के नाड़ी बना रहे हैं, फेंकने की नाड़ी बना रहे हैं उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो धूम दौड़ हो रही हो। यह समय ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे कि उन्नति के लिए धूम धड़ाका दौड़ और शोर मच गया हो कि हमें उन्नति मिले, हमें उन्नति मिले, ठीक है। अमेरिकन अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, यानी कि अमेरिका के अंग्रेज और फ्रांसीसी के तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग आदि तुर्की ताजी जो लोग हैं वो सारे इन सब चीज़ों पर सरपट दौड़ जाते हैं, यानी कि तुरंत दौड़ने लगते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू लें, यानी कि सबके मन में यह है कि मैं ही जीत हासिल करूं, सबसे पहला पाला मैं ही छू लूं, ठीक है। उन सारे चीज़ों को उन्नति सबसे पहले मैं ही प्राप्त करूं, यही आज के लोगों की क्या है, सोच है, ठीक है। फिर कह रहा है उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाड़ी खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो उस समय जो उन्नति की धूमदौड़ हो रही थी तो सारे देश प्रतिदिन ऊंचाई की ओर जाते थे, ठीक है। और जो है अपने घोड़े, यानी कि युवक रूपी घोड़े केवल अपने पाँव से मिट्टी ही खोदते थे, ठीक है। युवक रूपी जो घोड़े हैं वो खड़े होकर सिर्फ पाँव से अपने मिट्टी ही खोदते थे। और कठियावाड़ी और सफलता प्राप्त करने के लिए वहाँ पर एक युवक जो थे वो मिट्टी खोदते थे और कठियावाड़ी खाड़ी में वह खड़े थे, सारे हिंदू युवक, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको सब कुछ डीपली में दिया है, बस आपको अपनी भाषा में व्यक्त करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इसमें लेखक कह रहे हैं उस प्रकार से हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले पाठ में तो हमने लेखक के नाम और पाठ का नाम लिखा, इसमें हम संदर्भ लिखेंगे, जो कि संदर्भ कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लेंगे ख का हम नहीं समझते, डॉटेड लास्ट हेडिंग मिट्टी खोदते हैं। तो पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे हम नहीं डॉटेड खोदते हैं। ऐसे ही आपको सारे पैराग्राफ्स में हेडिंग बना लेना है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप जब भी संदर्भ पूछेगा आपके पैराग्राफ में तो यही संदर्भ आपको सारे में लिखना होगा। ये संदर्भ मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अगला लाइन है, यहाँ पे उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाड़ी खड़े खड़े टांप से मिट्टी खोदते हैं। तो सिर्फ हम इस लाइन का व्याख्या करना है, तो कुछ अपने वर्ड्स में एक्स्ट्रा ऐड करके हमें लिखना होगा कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लें। तो अगला हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें हम लिखने वाले हैं कि लेखक कहते हैं कि उस उन्नति रूपी धूड़ दौड़ में, यानी कि उन्नति के धुमाका दौड़ में जब सारे देश प्रतिदिन ऊंचाई की ओर जाते हैं
तब हमारे देश के युवक रूपी घोड़े केवल अपने पाँव से मिट्टी ही खोदते रह जाते हैं, अर्थात बहुत पीछे रह जाते हैं, और अन्य देशों के युवक रूपी जो घोड़े हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हमारे देश के युवकों में कोई हिम्मत का दाव नहीं है, इसलिए जो लोग हैं वो आगे चले जाते हैं अन्य देश के लोग, और हमारे देश के लोग जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की सफलता का क्या कारण है। चलिए इसका उत्तर भी देख लें। उत्तर लिखेंगे कि प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का कारण यह है कि वह किसी भी कार्य को सच्ची लगन और मेहनत से नहीं करते हैं। ठीक है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने बांस की नली से तारा, ग्रहों आदि की स्थिति जान सकने वाला यंत्र बनाया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में बता दिया था। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर लिखेंगे कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की आदि सभी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है। ठीक है, ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न के उत्तर, यानी कि ख पैराग्राफ का टोटली कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अब हम चलेंगे ग के पैराग्राफ में। तो ग पैराग्राफ कह रहा है कि इसमें लेखक कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी कि सब जो है उन्नतियों का मूल यानी कि सर्वश्रेष्ठ धर्म और मान्यता है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। इससे सबसे पहले जो है हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में जो कि है अंग्रेजों की उन्नति करना सबसे पहले उचित है और ये करना चाहिए, सबसे पहले लेखक ये कहते हैं। ठीक है, देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, यानी कि सारे अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति जो है वो एक साथ मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, यानी कि इससे उनकी जो है धर्म नीति और राजनीति एक साथ होने के कारण यह दिन पर दिन क्या करते हैं, उन्नति करते जाते हैं। उसको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। चलो उस बात को छोड़ते हैं, अगर हम अपने यहाँ की बात करें, अपने यहाँ की सोचें, तो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। यानी कि अगर हम अपने धर्म की आड़ में नाना प्रकार की, यानी कि अपने धर्म की आड़ की बात करें तो अनेक प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। कई सारे लोग समाज के गठन में बैठे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यानी कि दो एक मिसाल सुनो, जो कि यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है। ठीक है, अगर दो प्रकार की मिसालें सुने तो हमारे बलिया का जो मेला लगता है वहाँ पर यहाँ के स्थान जो हैं वो क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों की गई हैं, जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वो लोग एक जगह एकत्र एकादशी का व्रत क्यों रखता है। यानी कि इन सब चीज़ों के कारण लोग एक दूसरे के क्या करते हैं, आपस में आते हैं, उन सारे मेलों में और अनेक प्रकार की चीज़ों में एक दूसरे के पास मिलते जुलते हैं, 10-10, 5-5 कोस दूर से आते हैं और एक जगह एकत्रित होकर क्या हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं। वो एक दूसरे को दुख सुख जानते हैं, एक दूसरे का दुख सुख जानने लगते हैं। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि घर की चीज़ें जो भी उनके गांव पर नहीं मिलती हैं वो शहर में आकर उन सारी चीज़ों को ले जाते हैं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, यानी कि लेखक ने सोचा और कहा है कि एकादशी का व्रत लोग क्यों रखते हैं।
जिससे महीनों में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। वह इसलिए रखते हैं ताकि महीनों में 2 से 1 उपवास जो है उस उपवास से शरीर की शुद्धिकरण हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? यानी कि गंगा के नदी के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले पानी को सिर पर डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पैर पर डालने का विधान करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें इनकी बनाई गई क्या है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, समाज के गठन हैं, जिसमें तलुए से गर्मी सिर से चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि पैर में डालने का विधान क्यों है, क्योंकि जिससे जो तलुए की गर्मी जो है वो सिर से चढ़कर विकार उत्पन्न न करने पाए। ठीक है, सिर से मतलब कि अगर तलुए को पहले धोएंगे तो उसकी गर्मी सिर पर चढ़ जाएगी, इसीलिए पहले सिर पर पानी डालते हैं फिर तलुए पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दिवाली आएगी तब घर की सफाई करेंगे, ये सब चीज़ें भी लेखक कहते हैं। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यानी कि जो बसंत की बिछड़ी हुई हवा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अग्नि को जलाने से स्वच्छ हो जाए, इसलिए होली मनाते हैं। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी है, यानी कि यही सब चीज़ें तुम्हारे अंदर जो है समाज के गठन और वैदिक आदि से भरे हुए हैं, और ये सब चीज़ें एक तर्क की अपेक्षा हमारे इस हिंदुस्तान में प्रयोग किए जाते हैं। तो कई लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कई लोग का हर एक चीज़ के पीछे एक कारण है। जैसा कि मैंने आपको हर एक चीज़ के पीछे एक कारण इसमें समझा दिया। तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, और यही सब चीज़ों से हमारा देश भी है क्या है, लेखक कहते हैं कि इन सब चीज़ों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के यही सब क्या हैं, कारण हैं। ठीक है, तो इसमें ये लेखक ने यही उन्नति को समझाया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, जो मैंने आपको पहले आंसर बताया था, तो इसको भी लिख लेंगे। और दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है सब उन्नति का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की नीति उन्नति करनी उचित है। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे, पहले हम इसका अर्थ लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर्स को देखेंगे। हेडिंग बनाएंगे सब उन्नतियों डॉटेड, लास्ट का हेडिंग है म्यूनिसिपैलिटी है। तो हेडिंग करेंगे सब उन्नतियों डॉटेड म्यूनिसिपैलिटी है। पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पाठ का नाम, जो कि है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और दूसरा इसमें कह रहा था कि लेखक का नाम लिखिए, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हो गया आपके फर्स्ट प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हम हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे पहले लाइन का अर्थ कि लेखक कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नतियों में सर्वश्रेष्ठ धर्म की मान्यता है, इसीलिए भारतीयों को पहले अपने धर्म की उन्नति करना चाहिए, अर्थात सभी लोगों का जो कर्तव्य होता है उसे पूरा करना चाहिए। यही इसका क्या है, अर्थ है रेखांकित अंश का। अब हम चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। अगला प्रश्न है चौथा कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का मुख्य कारण उनकी धर्म नीति और राजनीति का एक होना बताया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है इसमें कि इस पैराग्राफ का कि यही त्यौहार ही तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी है,
इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उसको हम इसके आशय में लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर लिखेंगे कि यह त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। इस पंक्ति का आशय यह है कि हमारे प्रत्येक वर्ष में चाहते हैं कि आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, यह अब हमारे नगर पालिका की तरह है, अर्थात इन त्योहारों के बहाने हम अपने शरीर और घर में साफ सफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। इसका आशय है कि जो कि हमारे घर की चीज़ें हैं वो एक त्यौहार आने पर ये सारे काम करने होते हैं और हर एक चीज़ का उसमें क्या है, एक रूल की तरह नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूनिसिपैलिटी के क्या आशय। तो इस प्रकार से ग पैराग्राफ का भी 5 प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अब चलेंगे घ पैराग्राफ पे। घ पैराग्राफ कह रहा है कि ये सब तो समाज धर्म है। ठीक है, यानी कि लेखक कहते हैं कि ये सारे तो हमारे समाज के एक धर्म हैं जो देश काल के अनुसार, यानी कि हमारे देश काल के जो अनुसार हैं वो शोधे और बदले जा सकते हैं। यानी कि समय समय पर वो क्या करते हैं, बदले जाते रहते हैं। यानी कि ये सब समाज के धर्म बन चुके हैं जो देश के काल के अनुसार समय समय पर बदलते जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरी खराबी यह हुई है कि, यानी कि दूसरी तरफ खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने, ठीक है, कह रहा है कि उन्हीं महान महात्मा बुद्धिमान ऋषि यानी कि साधुओं के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा और का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए हैं। ठीक है, धर दिए हैं। यानी कि पहले के ज़माने में जो दूसरी खराबी हुई वो यह हुई कि हमारे महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के जो वंश के लोगों के बाप दादाओं का मतलब न समझते थे और न समझने के बाद वो नए नए धर्मों को शास्त्रों में क्या किए, भर दिए हैं। यानी कि उसको शास्त्रों में उसको व्यतीत कर चुके हैं। फिर कह रहा है कि बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए और इसी कारण सभी जो तिथि है वो व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो चुके हैं। इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख। यानी कि वो कहते हैं कि अब इन सारे बातों को एक बार हमें आँख खोलकर स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और समझ लीजिए और समझना चाहिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। ठीक है, कि ये सारी बातें उन बुद्धिमान ऋषियों ने अपने बाप दादाओं की न सुनकर ये सारी चीज़ें क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल, यानी कि देश और काल के ये जो अनुकूल चीज़ें हैं और उपकारी यानी कि उसके उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वहाँ पे जो देश काल के अनुकूल जो उपकारी वहाँ के लोगों हैं वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बहुत सी बातों जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है, इनका धर्मशास्त्रों में विधान है, उनको चलाइए, इन चीज़ों को चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। ठीक है, कह रहा है कि उन सारी चीज़ों को धर्म शास्त्रों में जो विद्यमान है उनको चलाइए, जैसे कि जहाज का सफ़र, विधवा का विवाह इत्यादि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करने का उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। यानी कि ये सारी चीज़ों को मत तोड़िए, मत घटाइए। जैसे लड़कों के छोटेपन में ब्याह करके जो बाल विवाह करते थे उसको, बीरज को, आयुष्य को, ये सबको मत घटाइए। बाकी जो चीज़ें परिवर्तन करने लायक हैं उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें लेखक स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमारे
जो धर्मशास्त्र हैं वो कई प्रकार में बंट चुके हैं। जो चीज़ें सही हैं उसे हमें चलानी चाहिए और जो चीज़ें सही नहीं हैं उसे हमें रोक देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। और दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। रेखांकित अंश है कि ये शब्द तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत सारे नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। ठीक है, तो हमें इसका ही क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हेडिंग बना लेंगे, ये सब तो डॉटेड लास्ट में मत घटाइए। चलिए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो हेडिंग कर लेंगे, ये सब तो डॉटेड मत घटाइए। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई लोगों ने खुद को कई प्रकार के धर्मों में विकसित वर्गीकृत कर लिया है जो कभी भी बदले जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के महात्मा और ऋषियों के वंशजों ने अपने दादा और पूर्वजों द्वारा प्रकाशित बातों को बिना समझे ही अनेक नए नए धर्मों का निर्माण कर दिया और उनका वर्णन अपने साहित्यों में कर दिए। ठीक है, जिससे सभी तिथियां व्रत के समान हो गईं और सभी स्थान तीर्थ स्थान के समान हो गए। सारी व्यथाएं उल्टी हो गई। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का अर्थ है। अब हम चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक धर्म किसे कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे, जो धर्म बुद्धिमान ऋषियों एवं मुनियों द्वारा बनाए गए हों तथा जिनका पालन समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, सामाजिक धर्म कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक धर्म का उत्तर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक ने किस बात को ग्रहण करने को कहते हैं। उत्तर लिखेंगे कि जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उन्हें ग्रहण किया जाए। ठीक है, जो अनुकूल हो यानी कि उसके लायक हो, उपकारी हो, उन्हें ग्रहण करें, जो न हो उसे त्याग दें। अगला है पांचवा प्रश्न, आखिरी इस पैराग्राफ का, कि प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कृतियों को दूर करने को कहा गया है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है, कुरीतियों को। ठीक है, तो ये हो गया आपके घ पैराग्राफ के पांचों प्रश्नों के उत्तर। अब चलेंगे अंग पैराग्राफ पे। तो आखिरी पैराग्राफ है अंग पैराग्राफ, जो कह रहा है कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कह रहा है कि हे लेखक कहते हैं कि अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि तुम अपने निजी कामों की चीज़ें भी नहीं बना सकते हो या फिर नहीं पा सकते हो। ठीक है, अफसोस करो कि तुम्हारे जो पसंद की चीज़ें हैं वो तुम स्वयं से नहीं प्राप्त कर से, स्वयं से नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। लेखक कहते हैं कि हे भाई, हे युवा, कि तुम अब नींद से चौंको यानी कि जाग जाओ और अपने देश की सभी प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताबें पढ़ो, यानी कि जिस किताब से तुम्हारी भलाई हो तुम वैसी ही किताबों को पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। यानी कि जिस प्रकार से जिस किताब से तुम्हारी भलाई होती है उस किताब से पढ़ो, जिस खेल से तुम्हारा देश उजागर होता है वैसे खेलो, जिस चीज़ से तुम बातचीत कर रहे हो उसे सही तरीके से करो ताकि देशों की उन्नति हो सके।
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। यानी कि अंग्रेजी वस्तुएं और परदेसी भाषाएं, इन सारे चीज़ों पर भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। लेखक कहते हैं कि दूसरे देशों की चीज़ों पर, वस्तुओं पर बल न तोड़ो। तुम अपने देश के प्रति, अपने प्रति चीज़ें बनाओ और अपने प्रति इस्तेमाल करो, ठीक है। और वैसी चीज़ें करो जो देश के लिए लाभदायक हो, तुम्हारे लिए लाभदायक हो, न कि तुम किसी और पर निर्भर रहो। यही बात लेखक इस पैराग्राफ में कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम अंग्रेजी परदेशी लोगों के इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने भारत देश में ही बनाएं और यहाँ से इस्तेमाल करें, ठीक है। यहीं पर यहाँ पे उन्नति की बात करते हैं। तो इस पैराग्राफ का इस प्रकार से मैंने आपको और समझा दिया है। पहला पैराग्राफ का प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये आपका पूर्ववर्त रहेगा। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश लगभग पूरा ही है, तो हम इस पूरे का ही अर्थ लिखेंगे। रेखांकित अंश एक बार हम पढ़ दें तो हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेशी बातों पर भरोसा मत करो, ठीक है। तो चलिए हम इसका अर्थ देखेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे हाय अफसोस डॉटेड उन्नति करो। तो हेडिंग कर लेंगे हाय अफसोस डॉटेड उन्नति करो। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा, यानी पहला क्वेश्चन जो है वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि हमारे भारतीय इतने आलसी हो गए हैं कि रोजाना प्रयोग की जाने वाली चीज़ें भी खुद से नहीं बनाते और दूसरे देशों के आयात करवाते हैं, ठीक है। दूसरे देशों की क्या करते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खुद की चीज़ें, स्वयं की चीज़ें स्वयं इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाते। लेखक कहते हैं कि हे भारतीयों आलस्य छोड़ो और अपने देशों की सभी प्रकार से उन्नति करो, ठीक है। जिस साहित्य को पढ़ने में तुम्हारा लाभ हो उसे ही पढ़ो, उस खेल को खेलो और जिससे देश की उन्नति हो। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना बंद करो, ठीक है। साथ ही विदेशी भाषाओं का भरोसा करना छोड़कर अपनी मातृभाषा की उन्नति करो, ठीक है। यहीं पर ये बात लेखक कहते हैं। ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। अब चलेंगे हम तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने किस बात को अफसोस प्रकट किया है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि भारतीयों अपने निज की काम, यानी कि निजी काम की वस्तुएं भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। यही लेखक कहते हैं। और अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है कि लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने देशवासियों को अपने देश और अपनी भाषा की उन्नति पर जोर दिया है, यानी कि बल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषाओं का भरोसा न करने को कहा है, यानी लेखक ने परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषाओं का भरोसा न करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से आपका पांचों प्रश्न, यानी पांचों पैराग्राफ के पांचों प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 पैराग्राफ के पांचों प्रश्नों के उत्तर देख लिए और ये आपके 10 नंबर के प्रश्न हैं। 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10 नंबर का आपका पैराग्राफ पूछा जाएगा क्लास 11th के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और इसे नोट ज़रूर करिएगा और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।